नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर है। नाज़रीन कुछ यूनिक सा आज का प्रोग्राम है और वो यूनिक सा प्रोग्राम इस तरीके से है कि कुछ प्रोग्राम को हमने सिलेक्ट किया है, गेस्ट को भी हमने सिलेक्ट किया है। जैसे कि आप सुन रहे होंगे बड़े एहतजाज हो रहे हैं, पार्टी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने अपने नज़रियाती कारकुनों को और जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, मेहनती उन लोगों को नज़रअंदाज करके नए लोगों को जो बुलाया गया है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भी पार्टी में आए हैं। शायद उन पर एतराज़ नहीं है, लेकिन वो लोग जिन्हें लोटे कहा जा सकता है, जिनके ऊपर करप्शंस के बड़े इल्ज़ामात हैं, उनको भी ले लिया गया है इलेक्टेबल्स कहकर। तो शदीद एतराज़ात पार्टी का आ रहा है ऐसी सूरत हाल में। दूसरी तरफ ये भी देखने को आ रहा है कि पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो मेरा ख़्याल है दादा, नाना, वालिद साहब, वालदा, बहनें, भाई, नवासा, नवासी, पोता, पोती, अगर इजाज़त होता है इलेक्शन कमीशन तो इजाज़त दे सकता है और वो तो कभी नहीं पकड़ सकेगा। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। शायद वो जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनको भी टिकट दे दिया जाता, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का हाल है। कुछ सियासी जमातों ने तो रिश्तेदारी भर दी और कुछ सियासी जमातों ने पुराने करप्ट चावल भर लिए। तो उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि जी मसलन धड़ाधड़ स्क्रूटनी हो रही है और धड़ाधड़ क्लियर हो रहे हैं सारे लोग, जिनको आम फहम में आम लोग देखकर, उनके अपनी पार्टी के लोग अगर देख लें तो सारे के सारे कारकुन खुद देखें और अगर सपोर्टर्स देखें, वोटर्स देखें, ये आंखें खोल के देखें तो वो लोग जिनके ऊपर शदीद करप्शन के इल्ज़ामात हैं, शदीद किस्म के कैरेक्टर्स पे इल्ज़ामात हैं, शदीद जो है वो ऐसे नाअहल किस्म के शख्सियात हैं, लेकिन क्या है ये स्क्रूटनी धड़ाधड़ पास। तो अब सूरत हाल जो कंडीशंस आ रही है वो समझ में नहीं आ रही है। रिश्तेदार भरे जा रहे हैं, ऐसे रिश्तेदार, जैसे मैंने कहा दादा से पोता, नए बच्चे भी अगर दे दिए जाते अगर इजाज़त होती, और शायद यहाँ इलेक्शन कमीशन जाग जाएगा कि यार एक न्यू बॉर्न बच्चे कैसे हो गया। वरना जो कुछ हो रहा है वहाँ इस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम दिखाते रहेंगे। दो शख्सियात को हमने इसमें आज के प्रोग्राम में लिया है और वो दोनों शख्सियात बहुत मोहतरम है, बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है। मेरे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरा ख्याल है जो भी सुनेगा वो ये कहेगा कि दो बड़ा नाम है और किसी भी पार्टी में ये जाएं उस पार्टी के लिए असासा है, रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है उनमें। मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा और वो एक जो नाम है वो है आपका नीलुफर बख्तियार साहिबा का। नीलुफर बख्तियार साहिबा मसलन जब PTI नहीं थी तो उससे पहले एक सियासी जमात में थी और सियासी जमात से में उन्होंने माशाल्लाह हुकूमत में रहीं, बड़ी बासलाहियत खातून है, उनकी मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है और एक बड़ा नाम है उनका, बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है। मेरा ख्याल है कोई भी पार्टी में वो जाए उसके लिए बड़ी अहमियत बढ़ जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इनका नाम, ना तो इनको कोई ओहदा दिया गया पार्टी में, ना इनका नाम किसी जगह लिस्ट में कोने में भी डाल दिया गया हो, नहीं डाला गया है। रिजर्व सीट तो छोड़िए, जनरल सीट तो छोड़िए, हालांकि ये विनिंग हॉर्स कह सकते हैं या विनिंग कैंडिडेट कह सकते हैं, लेकिन अफसोस कि इतनी अच्छा नाम PTI के पार्लिमानी बोर्ड ने ज़ाया किया है। मैं खान साहब को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कम अज़ कम PTI के पार्लिमानी बोर्ड ने ये क्या किया है। हमारा काम है सामने लाना, कोई आकर बात करना चाहे आए, हम 10 चीज़ें अब पेश कर सकते हैं कि आपने जिनको टिकट दिया है और इनसे कंपेयर कर लें, चाहे वो ख़वातीन में हो चाहे वो मेल में। दूसरा नाम फौजिया कसूरी साहिबा का, एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम, जो फाउंडर मेंबर थी PTI की, और PTI की बदकिस्मती है, मैं आज कहूँगा PTI की बदकिस्मती है कि इतना बेहतरीन नाम, इतना अच्छा नाम, इतना रिस्पेक्टेबल नाम इन्होंने, जबकि एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी इन शख्सियत ने कि इन्होंने अपनी अमेरिकन नेशनलिटी को जो है वो छोड़ दिया था सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी उनका वो मैटर आ रहा था कि इलेक्शन
कौमी असम्बली का मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो वो 2013 में उन्होंने छोड़ दी थी। आज मैं साबित करूंगा उन पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो ये दिखाया जा रहा है कि फौजिया कसूरी साहिबा ने तो सिर्फ एप्लीकेशन दी थी 2013 में और उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई ये नहीं, ये झूठ बोल रही हैं और सब गलत है, वो मैं सबूत आज पेश करूंगा। तो मुझे अफसोस है कि पीटीआई उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकी जिसकी वो डिज़र्व करती थी। और मेरा ख्याल है इस वक्त पीटीआई में जितने भी अहम ओहदे हैं, जितने भी अहम खवातीन हैं, ये फाउंडर मेंबर थी, बड़ा नाम था। पीएसपी के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन पीएसपी ने भी एक बहुत बड़ा काम किया कि नीलोफर बख्तियार तो पीटीआई में आई, उनका तो लिस्ट में नाम नहीं डाला पार्लिमानी बोर्ड ने, लेकिन पीएसपी ने उनको ओहदा भी दिया फौजिया कसूरी को, और ना सिर्फ ओहदा दिया बल्कि जनरल सीट भी दे दी उनको, बहुत अहम सीट उनको दी है, और इसके साथ साथ रिजर्व सीट भी दे दी। तो ये पीएसपी का किरदार है और उन्होंने इस हीरे को समझा कि ये कितना अहमियत का हामिल ये जो है कैंडिडेट है, ये रहनुमा है। लेकिन बदकिस्मती है कि जो आया आपकी पार्टी में नीलोफर बख्तियार, आप उसको कुछ नहीं दे रहे, जो था उसको आपने निकाल दिया और दूसरी पार्टी उसको इज्जत दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे जो सिचुएशन है। और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जा रहे हैं, जो इस दफ़ा जाएंगे इलेक्शन में, मेरे ख्याल में, मैं सवाल उठाऊंगा, जो सुनने वाले हैं सुने, उसमें पार्लियामेंट तो यही बन रही है, सिर्फ फर्क क्या होगा, जिस पार्लियामेंट को करप्ट कहा गया, यानी पार्लियामेंट करप्ट नहीं होती, वो तो एक इमारत होती है, वो तो एक अदारा है, यानी उसमें जो पार्लियामेंटेरियन है, जिसको चीख चीख के कहा गया ये करप्ट पार्लियामेंट है, करप्ट पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंटेरियन है। आज उस पार्लियामेंट में जो करप्ट माफिया था, वो नून लीग का सिंबल लेके पार्लियामेंट में गया था, वो पीपल्स पार्टी का सिंबल लेके पार्लियामेंट में गया था। अफसोस की बात है कि अब पार्लियामेंट जो बनेगी उसमें पीटीआई का सिंबल लेके यही लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, तो पार्लियामेंट में क्या तब्दीली आएगी। और आपका जो बहुत बड़ा ये था कि करप्ट पार्लियामेंट, फिर सिर्फ पीटीआई का सिंबल लगाकर यही करप्ट लोग अगर पार्लियामेंट में चले जाएं, तो फिर हम इनको कहें बाकिरदार पार्लियामेंट। अफसोस की बात है, लोग समझते हैं और समझेंगे। बहुत एहतजाज है, मेरा ख्याल है जो पार्लिमानी बोर्ड है हर पार्टी का, उन्होंने अपने लीडर्स को हाईजैक किया हुआ है और उन्होंने गलत फैसले किए हैं, जिसकी बुनियाद पे जो नज़रियाती कारकुन हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब नीलोफर बख्तियार साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं फौजिया कसूरी, सीनियर सियासतदान, पाक सरजमीन पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका तो ओहदा हो गया है, मेरा ख्याल लिखना चाहिए था इनको, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की शायद कोई मेंबर हैं आप, तो इन्होंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। शाहीन साहबाई, सीनियर सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद मलिक साहब, तजिया के किरदार, ये जो दिफाई तजियाकार, क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्राइम एक्सपर्ट, बल्कि अब तो आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही हैं माशाल्लाह, तो ये लोग मौजूद हैं। सबसे पहले शाहीन साहबाई साहब की तरफ आ जाता हूँ। शाहीन साहबाई साहब, जो मैंने ये इंट्रो पेश किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे शाहीन साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका इंट्रो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, और जो आपने दो खवातीन को खराज तहसीन पेश किया, मुझे भी बिल्कुल आपसे टोटल इत्तेफाक है। ये बहुत ही डिजर्विंग और बहुत ही बाइज़्ज़त खवातीन है, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉलिटिक्स में रहेंगी, चाहे किसी बड़ी पार्टी में हो या छोटी पार्टी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अगर आपने जो रोल है, आपका माजी में जो रोल रहा है और वही रोल रहेगा, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और लोग आपके साथ भी चलेंगे। इसके अलावा आपने जो बात की कि हो क्या रहा है कि सबके जो है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स, बाप से दादा से लेके अनबॉर्न चिल्ड्रन तक इलेक्शन में आ रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब प्रोसेस है, कुछ डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रही। एक तो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एफिडेविट जरूरी लाजमी करार दिया था। अब उस एफिडेविट का हमें नहीं पता कितने लोगों ने फाइल किया है, नहीं किया, और कितने लोगों ने अगर नहीं किया तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। एफिडेविट अगर फाइल हुए हैं तो उसमें क्या लिखा है, ये अभी तक हमें किसी का ऑफिशियली नहीं बताया गया। एक दो अनऑफिशियली सामने आए हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब का गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे, मगर ये का ऑफिशियली कहीं से नहीं आया।
तो ये सब चीजें और जो डेटा है जो आवाम के सामने होना चाहिए, वो डेटा पब्लिक क्यों नहीं किया जाता ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये मेरे ख्याल है हर एक को पूछना चाहिए कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है, ये किस तरीके से काम करेगा, क्या छुपा छुपो के काम करेंगे। हमने सुना कि जी मरियम साहिबा के पेपर जो है बगैर उनकी मौजूदगी के, बगैर किसी चीज के वो फौरन एक्सेप्ट हो गए, और जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब सवाल उनसे कर रहे थे वो भी अजीबोगरीब था कि जी आप डैम पाकिस्तान में कैसे बनाएंगी। मुझे तो हैरानगी हुई, मैंने कहा क्या ये कोई वजीर आजम या कोई वापडा की या कोई एक्सपर्ट प्लानिंग की मिनिस्टर बन रही है या क्या बन रही है जो कि ये डैम्स के बारे में इनसे सवाल पूछा जा रहा है। वो मालूम ये हुआ कि जी वो उनके बगैर मौजूदगी के ही वो कागजात एक्सेप्ट हो गए। इमरान खान साहब के कागजात का जैसा कि अभी मैंने सुना कुछ जगह पे वो एक्सेप्ट हो गए, कुछ जगह पे वो रिजेक्ट हो गए। अब ये भी समझ में नहीं आई कि जी क्या क्राइटेरिया हर एक का अलग अलग है, रिटर्निंग ऑफिसर का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग है, यानी शक्ल देख के और पॉलिटिकल पोजीशन देख के ये फैसला होगा या एक कोई जनरल क्राइटेरिया है। यानी ये बहुत सी बातें अभी तक ऐसी हैं ठीक जो कि हमें समझ में नहीं आ रही, और ये समझाना चाहिए अगर ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है। अगर ट्रांसपेरेंसी कहां सर, सवाल ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा पैदा हो गया खुद पार्टी के अंदर भी और इलेक्शन कमीशंस के और उससे रिलेटेड जितने भी। मैं आता हूं जरा ब्रिगेडियर इन दोनों खवातीन पे आने से पहले, जैसे मैंने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑन एयर करना है, मैं आता हूं जनाब अमजद मलिक साहब की तरफ। अमजद मलिक साहब, ये सियासी लीडर्स जो होते हैं ये इलेक्टेबल्स की तरफ क्यों भागते हैं? क्या उनका मंशूर मजबूत नहीं होता है, उनकी शख्सियत जो लीडरशिप है वो सहरंगेज नहीं होती है, या उनका तंजीमी काम इतना मजबूत नहीं होता है कि आवाम उनकी पार्टी को वोट दें, इनके मंशूर को वोट दें, उनकी शख्सियत पे वोट दें, या इलेक्टेबल्स को क्यों तलाश किया जाता है सर? चाहे वो करप्ट हो चाहे अच्छा हो, उसे हासिल किया जाता है, क्यों? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये इलेक्टेबल का जो मसला इस वक्त आप आया, और ये इमरान खान साहब ने इसमें बहुत ज्यादा शोर मचा दिया, ये एक्सूबरेंस में है सब कुछ। आप थोड़े से अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री पे अगर नजर डालें तो मेरे ख्याल में इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में भुट्टो साहब के बाद दूसरे लीडर हैं जिन्होंने मैसिव मोबिलाइजेशन की, स्पेशली मिडिल क्लास की। और वो मिडिल क्लास ने जब इमरान खान को एक लीडर बना दिया तो एस्टॉनिशिंगली इमरान खान साहब को अचानक एक ब्रेन वेव आई, या उनके वो एडवाइजर जो उनके दाएं बाएं हैं, उन्होंने उनके दिमाग में ये डाला कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमियमशिप लेना है और उसके लिए जरूरी है हमें इलेक्टेबल्स चाहिए। नाउ इलेक्टेबल्स लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो क्राइटेरिया उन्होंने साइड पे रख दिया। वो इलेक्टेबल जो पिछली तमाम गवर्नमेंट्स में करप्टेबल्स थे, वो अब इनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। हैरत अंगेज तौर पे आप देखिए कि ये चीज, आई डोंट नो, इमरान खान साहब सियाने आदमी हैं और उनके पास टीम भी तकरीबन दुरुस्त है, उनको ये मशवरा देने वाले ये नहीं बता रहे कि ये लोग 6 महीने बाद असेंबली में बैठ के इमरान खान साहब को ब्लैकमेलिंग शुरू करेंगे। खुद तो करप्ट वो चूंकि नस्लन है, उनके ब्लड के अंदर ये चीज है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनके करप्शन के रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो वो इमरान खान को भी इस चीज पे मजबूर करेंगे। अब चूंकि जो हुकूमती बेंचेस होंगे उनमें अगर 40-50 मेंबर ये बैठे हुए हैं और हर चीज सेट करके इमरान खान की गवर्नमेंट को डामाडोल करा के अगर वो यही काम उनसे करवाना शुरू कर दें तो खान साहब किधर के रहेंगे। लेकिन खान साहब के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो उनके दिमाग में किसी ने ये डाला है कि आप भले ये करप्ट थे, अब जब कि मैं ऊपर आ जाऊंगा तो उसके बाद ये करप्ट नहीं रहेंगे, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब अपनी इस्लामिक हिस्ट्री आप देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का की सरदारी ऑफर हुई थी, उन्होंने किसी इलेक्टेबल को साथ मिला के ये नहीं कहा कि एक दफा मैं सरदार बन जाऊं उसके बाद मैं नबूवत का ऐलान करूंगा और सब कुछ ठीक करूंगा। ही प्रेफर्ड नॉट टू स्टे विद दोज करप्ट पीपल एंड ही लेफ्ट मक्का फॉर दैट। तो ये हमें जो मदीना की हमें रियासत बनाने का सबक पढ़ा रहे हैं और हमें जो उन्होंने अजीब सी एक नई बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उस बत्ती आज आप देखिए इसकी यूथ इमरान खान साहब की, वो लोग जिन्होंने 22 साल इस बंदे के साथ स्ट्रगल की है, हाउ डिजेक्टेड दे आर। बनी गाला के बाद हर तीसरे दिन एक धरना हो रहा है और वो जो 4-5 लोग इन्होंने अपने दाएं बाएं इकट्ठे किए हुए हैं, वो देखिए वो उनको क्या मशवरे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई लीडर बुरा नहीं होता, नवाज शरीफ साहब बुरे आदमी नहीं थे, उनको मरवाया है उनके मुशीरों ने,
जिस तरह के इमरान खान साहब को मरवाएंगे। कुछ जरदारी साहब बुरे आदमी नहीं है, वो चूंकि किसी की सुनते नहीं है, वो खुद अपना दिमाग, बिकॉज जरदारी साहब के ऊपर पॉलिटिक्स खत्म है, उससे बेहतर सियासतदान कोई नहीं है, लीडर हो या ना हो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन 5 साल उस शख्स ने इज्जत के साथ गुजारे और गॉड ऑफ ऑनर लेकर रुखसत हुए, और यू नेवर नो ही बिकम्स योर प्रेसिडेंट अगेन। ठीक है, देयर आर चांसेस आपको दोबारा। तो ये डॉक्टर साहब, मुझे ये अफसोस है कि इन्हीं लोगों का, आप देखिए हैरत अंगेज तौर पे, आप पिछले चंद दिनों से इनकी गुफ्तगू सुनिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मैं इस पे आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा, बॉडी लैंग्वेज पे, एटीट्यूड पे, उनके स्टेटमेंट पे, उनके रवैये पे, कि अभी वो हुकूमत में, जो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी वो हुकूमत में नहीं आए हैं, लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर्स, एज ए बड़े बड़े ओहदेदार की हैसियत से। इस पर मैं आऊँगा। इससे पहले कि मैं फौजिया कसूरी की तरफ जाऊँ, फौजिया कसूरी साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि एक तो ये कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ कि उनका कागजात मुस्तरद नहीं हुआ है भाई, प्रोपेगेंडा। और कहा यह जा रहा था कि आपने 2013 में सिर्फ एक एप्लीकेशन दी, कहाँ है वो सर्टिफिकेट, कहाँ है वो पासपोर्ट, कहाँ है वो आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स जिसके ज़रिए आपने यूएस की सिटीज़नशिप जो है वो छोड़ी है। तो आइए नाज़रीन, मैं सबसे पहले ऑन एयर आपको दिखाता हूँ। ये है इनका रिनंसिएशन, दस्तबरदारी का लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, दिखाइए, ये है जनाब इनका ओथ एफर्मेशंस ऑफ द रिनंसिएशंस ऑफ द नेशनलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि ये कौंसलेट जनरल लाहौर के हवाले से फौजिया आपके कसूरी साहिबा का है। ये देखें, जिसको नज़र नहीं आ रहा देख ले, उसके बाद प्रोपेगेंडा ना करना भाई। और ये सील्ड कॉपी है, इनकी सर्टिफाइड कॉपी है। फिर ये काउंसलर ऑफिस अटेस्टेशन है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, उसमें साइन है काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। उसके बाद मैं आपको एक और कॉपी दिखा रहा हूँ, कौंसलेट जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आप देख लीजिए, मार्च 22, 2013 का आप मांग रहे थे ना, तो वो में कंसर्न, इसमें सारा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से दिया है और कितने दिनों के बाद इनका ये प्रोसेस अमल में आ जाएगा। जो आप कह रहे थे कि कहाँ है प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ द फाइंडिंग ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी। ये देख लीजिए, ये भी लेटर सामने पड़ा हुआ है, ये मैंने आपको दे दिया। दिखाइए, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन्होंने नेशनलिटी नहीं छोड़ी है और ये इलेक्शन लड़ने आ गई हैं, इनकी क्रेडिबल क्या है। मेरा ख्याल है जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका क्रेडिबल क्या होगा इस लेटर के ऑन एयर होने के बाद। उसके बाद आइए, द स्टेटमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग concerning the consequences and ramifications of the relinquishment of US सिटीजनशिप। ये जो उन्होंने ज़ाया कर दिया अपनी रिलेशन जो US सिटीजनशिप है, ये वो लेटर है जिसमें देखिए फौजिया कसूरी का सिग्नेचर भी आपको नीचे मिलेगा, उनका नाम भी मिल रहा है। ये मैं जल्दी में दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद आइए, वो पासपोर्ट जो इनका वो था, उसके ऊपर मोहर लगी हुई है, कैंसल्ड। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल्ड और नीचे लिखा हुआ है फौजिया कसूरी का ये है। तो जिन लोगों को आज तक ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फौजिया कसूरी ने नहीं किया है, वो मैंने लेटर आज ऑन एयर कर दिया है। इस लेटर के बाद मुझे उम्मीद है कि वो जो लोग मुखालिफिन, जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, उनको शर्म आएगी और उसके बाद वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। ये उनके मुंह पे बहुत भरपूर तमाचा है आज के प्रोग्राम में कि तमाम डॉक्यूमेंट जो कि एक सिटीजनशिप छोड़ने के बाद मरहलावार होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए गए, इंक्लूडिंग उनका पासपोर्ट। और वो जो लोग कह रहे थे कि इनका नाम मुस्तरद हो गया है, तो आइए ये लेटर भी मैं दिखा देता हूँ। वो लेटर में सेकंड नंबर आप उसमें देख लीजिए, फौजिया कसूरी का है कि इनकी वैलिडिटी हो गई है, वो मुस्तरद नहीं है। फौजिया कसूरी साहिबा क्या कहती हैं आप? डॉक्टर तानिश, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा माशाल्लाह सच्चाई को सामने लाते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं था।
बट ये अल्लाह जानता है कि मेरी तमाम ज़िंदगी की जो जद्दोजहद रही है पॉलिटिकल, मैं कोई सियासतदान नहीं थी, ना मैं किसी फ्यूडल बैकग्राउंड से थी, ना मैं कोई इंडस्ट्रियल, मेरे हस्बैंड कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ना कोई हम पैसे वाले लोग थे। मैं खुद एक नॉर्मल, मेरे हस्बैंड वर्किंग प्रोफेशनल, एक मिडिल क्लास की थी। तहरीक इंसाफ हमने बनाई थी इसलिए कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम लाएंगे, ऐसा निज़ाम जिसमें मिडिल क्लास की लीडरशिप राइज करेगी। हमें इमरान खान ने ख्वाब दिखाए थे जस्टिस के, ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज ईद का दिन है। उसमें जो भी लोग हैं मैं उनकी बेइंतहा इज्जत करती हूँ। मैं उसी नज़रिए पे आज भी डॉक्टर साहब खड़ी हुई हूँ, मगर पीटीआई के अंदर मेरा दम घुटता था क्योंकि वहाँ हम अब इंसाफ की बात नहीं कर सकते थे। और उसको तो छोड़ें कि जो पीटीआई में हो रहा था। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि ये तमाम तर जो छोटी मोटी सैक्रिफाइसेस थी ये पाकिस्तान के लिए थी। मैंने अपनी दोहरी शहरियत डॉक्टर साहब उस वक्त गिव अप की थी मार्च 22, 2013। जनरल इलेक्शन तो मई के अंदर हुआ है। मैंने ये एक पार्टी के इलेक्शन के लिए गिव अप किया था। मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था टू द मिशन ऑफ पीटीआई, टू पाकिस्तान, कि मैंने उस वक्त सोचा नहीं कि ये तो एक पार्टी का इलेक्शन है भाई, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आए या ना आए। मगर मैं उस पार्टी की बानी मेंबर थी, मैं उसका इलेक्शन पहला खुद कंटेस्ट करना चाहती थी, जिससे मुझे तहरीक इंसाफ ने डिस्क्वालीफाई किया और वो मेरे खिलाफ एक कंस्पिरेसी थी। उसके बावजूद डॉक्टर साहब, मैं 2013 से जब मैंने देखा पार्टी में जो ज़्यादतियाँ हो रही थी वर्कर्स के साथ, देखिए जो अमजद मलिक साहब ने अभी एक बात कही थी, इन्होंने एग्जैक्टली वो बात कही जो मैंने अपने आर्टिकल जो मैंने लिखा था एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ अबाउट 2-3 मंथ्स अगो, वो मेरा आर्टिकल छपा था। मैंने एग्जैक्टली इस बात की निशानदेही की थी डॉक्टर साहब, किधर से हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, कौन सा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें तमाम रिजेक्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, फेल्ड सियासतदान हर सियासी जमात से हम जमा कर रहे हैं, और जिन लोगों के खिलाफ साहब कहते थे हम जिहाद करने जा रहे हैं, उन लोगों को हम आज दोबारा असेंबलीज में पहुंचा रहे हैं। तो क्या बदल जाएगा इस असेंबली का डॉक्टर साहब? ये इस तरह नहीं बदलेगा। अब वोटर्स को एक चांस मिल रहा है। मुझे डॉक्टर साहब एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है कि भले एक ये छोटी जमात है पाक सरजमीन, डॉक्टर साहब इसमें कोई पुराने मैं पाक सरजमीन पे जो आपको ओहदा दिया है, रिजर्व सीट भी दी, फना दी, ये मैं अगले सेगमेंट में आपसे मालूम करूंगा, उससे बात करूंगा। और ये आपने सारा डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने ऑनर किया है, आप इसकी वो करती हैं, इसको ओन करती हैं? Absolutely, डॉक्टर साहब, every bit of it is true. ठीक है। मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। ये पहले भी बाय द वे 2013 में भी मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखा चुकी हूँ और अब दोबारा क्वेश्चन राइज हुआ। मगर यही प्रोसेस है डॉक्टर साहब, और इलेक्शन कमिशन को चाहिए कि तमाम कैंडिडेट्स जिनके ऊपर ये प्रोसेस पूरा मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स उनसे मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर आऊंगा नीलोफर बुख्तियार के। डेफिनेटली उनकी जो पोजीशन है इस वक्त बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक तरफ पीटीआई है, उसकी तरफ दूसरी तरफ उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और तीसरी तरफ वर्कर्स का बहुत बड़ा एहतजाज है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। आज ईद का दिन है। या डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है। ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल फलाह रोजाना सुबह 7 बजे। नीलोफर बख्तियार साहबा की तरफ जाऊँ। पाकिस्तानी कौम को भी और ख़ास तौर पे जो OGDC के मुलाजमीन हैं जो वहाँ पर खून देते हैं और इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू में हमने 2 बड़े प्रोग्राम्स किए और तमाम सबूत और गवाह पेश किया, उसके ऊपर चेयरमैन नैब ने उसका नोटिस ले लिया है। वो नोटिस हम ऑन एयर आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो मेगा करप्शन हुई है और जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स वहाँ हुई हैं, जो उसके ऊपर ये नोटिस है।
जो कि आज रिलीज़ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब हमें चेयरमैन नैब से ये उम्मीद है कि इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशंस हो और जो लोग भी इसमें ज़िम्मेदार हैं उनका नाम ECL में डाला जाए और इस केस में जो भी ज़िम्मेदार है उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। मैं आता हूँ नीलोफर बुख्तियार साहिबा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक बहुत, और हम सही समझ रहे थे कि आप एक असासा हैं का कहीं बहुत अहम ओहदा होगा, बड़ा ना, आप किसी जगह रिज़र्व सीट में नहीं तो कम से कम किसी लिस्ट में होंगी। क्या वजूहत है कि आपको इग्नोर किया गया? इसी तरीके से बहुत से एहतजाज हम देख रहे हैं। अच्छे इलेक्टेबल्स जो आए हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो माजी के करप्ट तरीन एलिगेशन वाले इलेक्टेबल्स हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें सर पे चढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं आपका और शाहीन सहबाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी जब एक मुश्किल वक्त मेरे पास आया था 2007 में, तो आप दोनों ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं ये बात भूल नहीं सकती। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा कि मैंने हमेशा नज़रियात की सियासत की है। मैंने कभी लालच की या ज़ात की सियासत नहीं की। नज़रियाती तौर पे 2007 में जब मेरे पे ये फतवा हुआ, मैंने इस्तीफ़ा दिया अपनी वजारत से और मैं घर बैठ गई। 6 महीने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपना इरादा नहीं बदला। मैं काफ लीग में थी, सेनेट में थी, वो ट्रेजरी बेंचेस पे चले गए, पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक हो गया, लेकिन मैं अकेली अपोजिशन में बैठी रही, लेकिन मैं उनके साथ नहीं मिली। तो मैंने बहुत साल के बाद ये पार्टी ज्वाइन की है और सोच समझ कर ज्वाइन की है, क्योंकि मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहती हूँ। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ मैंने बहुत कुछ देखा। हिलाल अहमद, लायंस इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे मैंने सारा काम कर चुकी हूँ। अब मैं इस मुल्क को कुछ देना चाहती हूँ। तो अगर ये पार्टी मुझसे फ़ायदा उठाएगी तो मैं हाज़िर हूँ, मेरे तजुर्बात हाज़िर हैं, वरना मैं दुआ गो हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि इस पार्टी को मौका मिले। इन्होंने 22 साल जिद्दोजहद की है और इमरान खान, मैं देखती हूँ, मेरे दिल को यकीन होता है कि यही वो शख्स है जो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकता है। तो मेरा टिकट की कोई अहमियत नहीं है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत है, इस कौम की अहमियत है जिसको माजी में बड़ी बड़ी जमातों ने जो हुकूमत में रही हैं, बरसर इक़्तिदार रही हैं, कुछ नहीं लिया। क्योंकि मैं तो इन जमातों में रह चुकी हूँ, उनको नज़दीक से देख चुकी हूँ, मुझे तो वो फ़र्क नज़र आता है। देखिए आज बनी गाला में जो एहतजाज हो रहा है डॉक्टर साहब, उसमें रात भर वो उठ के वो शख्स गेट के ऊपर खड़ा होके माइक पे उनसे खिताब कर रहा है। किसी और पार्टी का कोई लीडर होता तो मैं कहती हूँ दरवाजे से बाहर ना आता। ये इतने डरपोक हैं अंदर से। इमरान खान उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्टेबल्स की जो ये लोग बात हमारे पर कर रहे हैं, मंडी भाउद्दीन में कल का आप देखिए, एक शख्स को हमारी पार्टी से टिकट नहीं मिला, पीपल्स पार्टी ने उसको टिकट दे दिया। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उनके दाएं बाएं हैं, मियाँ साहबान के, जो काफ लीग के वज़रा थे, आज उनका इलेक्शन सेल भी वही संभाल रहे हैं, आज उनका मीडिया सेल भी वही संभाल रहे हैं। तो जिसमें जो काबिलियत होती है दूसरी पार्टी उसको लेती है और लेना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। मैं शाहीन सहबाई साहब की तरफ से आऊँ। शाहीन सहबाई साहब, अगर मैं नीलोफर बुख्तियार की जगह होता तो मैं भी शायद यही स्टेटमेंट देता जो उन्होंने दिया। बड़ा हौसला है उनका कि इस वक्त वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं शाहीन सहबाई साहब पूछना चाहूँगा सर कि क्या एक शख्स, जैसे अमजद मलिक साहब ने एक पॉइंट उठाया कि एक शख्स इमरान खान अगर बहुत अच्छे हैं तो ये जो जिस तरीके से पार्लियामेंट बनने जा रही है, मैंने कहा था ना सर कि जिस पार्लियामेंट को इन्होंने करप्ट तरीन पार्लियामेंट कहा था, यानी मेंबरों को, वो कल तक नून लीग और पीपल्स पार्टी का सिंबल लगा के पार्लियामेंट में थे, अब वही लोग पीटीआई का सिंबल लगा के पार्लियामेंट में होंगे। तो एक हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है, अगर प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा शोर मचाता है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उठाकर फेंक देते हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ब्लैकमेल होता रहता है। तो एक इमरान खान क्या कर लेंगे सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? डॉक्टर साहब देखिए, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने जहन में हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से रखना चाहिए। एक तो ये कि इमरान खान या कोई भी पार्टी जो है वो
असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? ज्यादा से ज्यादा 300 मेंबर हैं, 340 मेंबर्स हैं। 340 टिकट ही अगर वो सारे के सारे देना चाहें तो 340 टिकट ही दे सकते हैं। पार्टी के अंदर तो हजारों लोग होते हैं और सैकड़ों लीडर होते हैं और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पोजीशंस पे होते हैं, तो हर एक को टिकट तो नहीं मिल सकता। ये तो बात एक क्लियर है। तो ये एक बेसिक फैक्ट है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि वही लोग जो इधर उधर से आके मिल गए हैं। हमारी पॉलिटिक्स की ये रियलिटी है कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारी जो वोटिंग क्लास है वो अभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जैसा कि दूसरे मुल्कों में होती है, अमेरिका में होती है। जो पढ़े लिखे होते हैं और वो इश्यूज को समझ के, इश्यूज को देख के वोट देते हैं। यहाँ पे शक्ल को वोट देख के वोट देते हैं लोग। जो कोई एक खाना खिला दे, बिरयानी खिला दे, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे दे, उसको वोट देते हैं। जो उनका पुलिस का SHO का काम करा दे, उसको वोट देते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक मिक्सचर ऐसा है कि इसमें आप एक आइडियल किस्म के रेवोल्यूशन के जी मैं सिराते मुस्तकीम पे चलूंगा और इसी पे चलता रहूंगा जब तक मैं नहीं जीतूं, वो आप कभी नहीं जीतेंगे। तो फिर सर नवाज शरीफ साहब ने अगर इन इलेक्टेबल्स को वोट दिया, अपनी पार्टी में रखा, तो क्या बुरा किया? अगर आसिफ अली जरदारी ने अगर आसिफ अली जरदारी ने किया तो क्या गलत किया? अगर मौलाना तो कहने का मतलब है कि अगर यही क्राइटेरिया है, मोरालिटी कोई चीज नहीं है। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं आपको एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बताने की तो फिर इसका मतलब है आपको इख्तिदार से मतलब है, आपको इख्तिदार से मतलब है, आपको वजीर आजम बनने से मतलब है। और वो जो नेल्सन का जो वो जुमला था जो कोट करते हैं आप हैं, और जो आप कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, हम मदीने की खिलाफत, मदीने का वो जो है वो निज़ाम यहाँ राइज करेंगे। और नेल्सन मंडेला का कि जी पॉलिटिशियन आर दोज वो थिंक्स अबाउट द इलेक्शन एंड द लीडर्स आर दोज वो थिंक्स अबाउट द निजाम चलाएं और हम जो है अपनी मर्जी से जो तरीका शॉर्टकट है वो हम ले लें पावर का। और ये बात मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अब समझी है। मेरा ख्याल गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बगैर वो समझते हैं कि हम इस स्टेटस को नहीं तोड़ सकते और इसीलिए वो शायद कर रहे हैं। जीत गए अगर वो, उसके बाद उन्होंने जो कुछ करना है वो तो हम देखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं जीते तो ये बहुत बड़ा उनके ऊपर भी एक धब्बा होगा कि जी उन्होंने भी अपनी सिराते मुस्तकीम छोड़ के और ये रास्ता इख्तियार किया और फिर यहाँ भी अगर कामयाब ना हुए तो ये बड़ा एक ट्रेजेडी होगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद आके अपने मेहमानों को एक छोटा सा ब्रेक। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी के रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं? मोमो जी कुछ समझाए ने। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा
जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमाया सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आज ईद का दिन है। यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं। मोमो जी कुछ समझाए इन्हें। सुना है आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है
या टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8। पास रवैयों के ऊपर बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ और माजरत के साथ अपने दो सीनियर मेहमानों से इख्तलाफ करूंगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, शाहीन साहब से और मोहतरमा नीलोफर साहबा से। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह VIP VVIP आदमी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लोगों में रहने वाला गरीब आदमी हूँ और मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है, तलागंग से, ये आज के दौर में भी पसमानदा इलाकों में शुमार होता है। मैं गांव गलियों मोहल्लों में घूमने फिरने वाला आदमी हूँ और स्पेशली पॉलिटिक्स के लिहाज से। आप बिलीव करें कि आज का दौर वो नहीं है जो 2013 का था। आज अवेयरनेस है, जहां मेरे इलाके के लोग कहते हैं अगर इमरान खान दरख्त को टिकट देगा तो हम मोर उस दरख्त को दिए हुए टिकट पे भी लगाएंगे। यानी लोगों का उस तब्दीली के लिए 22 लॉन्ग ईयर्स इंतजार किया उन्होंने, क्योंकि वो तब्दीली चाहते थे। आज के वो धड़े की सियासतें, बिरादरी की सियासतें, वो तकरीबन बहुत ही कम हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि इमरान साहब पैरानाइडिज्म का शिकार हो चुके हैं। वो किसी खुद खौफी में मुब्तला हैं, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट, यकीन और एतमाद नहीं रहा। गालिबन ये वजह, वरना वो जिसको भी टिकट देते, आप बिलीव करें। और ये भी मैं आपको बताऊं, अगर कल इमरान साहब ने खड़े होके, हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लीडर हैं, कल उन्होंने खड़े होके यही बड़ी बड़ी बातें करनी है कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, ले रहे हैं डिक्टेशन जहां से भी, खुदा के लिए उतनी डिक्टेशन लें कि आपके पुराने जो वर्कर्स हैं, आपके नजरियाती वर्कर हैं, मोहतरमा फौजिया साहब उसमें शामिल हैं, आप आज उन्होंने पार्टी छोड़ी और PSP ज्वाइन की, उन लोगों को कम से कम वो डिक्टेशन हजम हो सके, किसी बेसाखियों के सहारे ना ले। मैं आपको इमीडिएटली 2 एग्जांपल कोट करता हूँ डॉक्टर साहब। आप फैसलाबाद डिवीजन में जाएं तो वहां 6 NA और 13 PP के टिकट्स हैं, टोटल 19। एक टिकट भी अपने वर्कर के पास नहीं गया। और वहां जिसको टिकट दिया गया, बाप को दिया गया, बेटे को दिया गया, बेटे के मामू को दिया गया, उसके चचा को दिया गया। इसके बाद आप गुजरावाला डिवीजन पे आ जाएं, आप बिलीव करें कि वहां जिसको टिकट दिया गया उसके पेपर्स इलेक्शन कमीशन ने करप्शन के ऊपर रिजेक्ट कर दिए हैं। करोड़ों अरबों रुपए के डिफॉल्टर। रवैये पे वक्त कम है, रवैये पे बता दें, रवैया कैसा हो गया इनके लीडरों का? रवैया मैंने बताया ना कि जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, जब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे तो हमें खौफ आता था। डॉक्टर साहब, तकब्बुर अल्लाह की चादर है, अल्लाह ताला उस पर हाथ ही डालने देते। जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी तो उनका डूम्सडे नजर आना शुरू हो गया था। अफसोस इस बात का है कि आज इमरान खान साहब के साथ जो टोला है वो अभी से अपने आप को वजीर समझने लग गए हैं और उनकी गर्दनों में वो सरिया आ गया है जो एक्सपेक्टेड था कि 6 महीने बाद आएगा, साल बाद आएगा, पहले ही आ गया है। मेरे पास वक्त कम है, मैं किसी स्टेज पे बात करूंगा। फौजिया कसूरी साहिबा, मैंने आपको रोका था PSP के हवाले से, आपके पास भी 2 मिनट है।
जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि डॉक्टर साहब जब मैंने पाक सरजमीन ज्वाइन की है, मेरी इनसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने इनसे कोई ओहदा नहीं मांगा, मैंने इनसे कोई टिकट नहीं चाहा, मैंने कोई रिजर्व सीट नहीं मांगी। मैंने बल्कि इन्होंने जब मुझसे कहा बाद में, जब इन्होंने मुझे खुद काउंसिल पे डाला, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पे, बहुत शुक्रिया उनका और इंशाल्लाह आई विल गिव इट माई बेस्ट। उन्होंने जब मैंने टिकट के लिए कहा तो मैंने इनसे कहा आप ये टिकट किसी नौजवान को दें, मैं सपोर्ट करूंगी। इन्होंने कहा जो पार्टी बेहतर फैसला समझेगी। मैंने कहा जो पार्टी का फैसला होगा वील एक्सेप्ट दैट। डॉक्टर साहब मैंने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, ना मुझे रिजर्व सीट चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि रिजर्व सीट पार्टी की उन खवातीन का हक होता है जो इलेक्शन लड़ने के रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते, मगर उनका काम और उनकी मेहनत पार्टी के लिए होती है। तो डॉक्टर साहब आई हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर इख्तिदार। अगर मुझे इख्तिदार की सियासत करनी होती तो मैं पीटीआई में रुकी रहती। और डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है कि अफसोस इस बात का है कि खान साहब को एतमाद नहीं था अपने वर्कर्स पे, खान साहब को एतमाद नहीं था पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम वोटर्स पे, उन नौजवानों पे, उन खवातीन पे जिनको ये कहते थे कि जिनके लिए हमने ये जमात बनाई है। अगर खान साहब एतमाद हम लोगों पे करते और अगर समझते कि वो अपने ऊपर भी एतमाद करते कि वो सच्चाई के रास्ते पे हैं और वो एक तब्दीली लाएंगे इस मुल्क में, तो उन्हें कभी इतने मायूस कुन और थके हारे लोगों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास 2 मिनट रह गया है नीलोफर बख्तियार के लिए, और यही है कि जो एडवाइजर उनके करीब हैं खान साहब, बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि इन्होंने आपको बहुत बड़ी जगह, गलत जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। बचे इनसे, इन एडवाइजरों से जो आपके इर्द गिर्द चिपके हुए हैं। जी नीलोफर बख्तियार साहबा, 2 मिनट है आपके पास। मेरी तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा उनको इक़्तिदार में आने दीजिए। देखिए ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, अगर ऊपर अच्छा इंसान आता है, उसकी कोर टीम अच्छी होती है, मुल्क के साथ वफादारी करती है, तो इंशाल्लाह ताला नीचे वाले लोग भी सही रहते हैं। उनके ऊपर बार्स हमने बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिए हैं। देखिए शहबाज शरीफ के लिए एक पीए हेलीकॉप्टर में आरओ के पास पेपर्स लेके आता है, हम लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान का जहाज पे उम्रा करने जुल्फी बुखारी वो मैंने ऑनर कर दिया, सॉरी जुल्फी बुखारी ने जिस तरह हुआ है, मैं इस पे अभी टाइम नहीं है, मैंने वो सारा डॉक्यूमेंट्स भी कर दिया, उनका स्टेटमेंट भी कर दिया, और जिस तरीके से हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है। आई एम सॉरी, मैं इस पे मैं वो उस पर डिस्कस करने नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ जी वही काम किया जो शहबाज शरीफ करते हैं, गलत है। हाँ बोले नहीं, मगर वो उम्रा के लिए गए और उन्होंने भाई उम्रा हो या कुछ भी हो, लॉफुल लॉ तोड़ के आप उम्रा करें या लॉ तोड़ के आप मस्जिद में जाएं या लॉ तोड़ के आप लॉ नहीं तोड़ा है डॉक्टर साहब, उन्होंने लॉ नहीं तोड़ा। देखिए ना, उनको इतनी इजाजत तो दे दीजिए, उनकी बेगम ने किस रंग का बुर्का पहना उसमें भी लोग उनको माफ नहीं कर रहे। वो गलत है, वो गलत है। इतने सारे इलेक्शन गुजर गए, सीता वाइट की कहानी को अभी तक लोग नहीं भूल रहे। वो गलत है। कितने दफा कौम को एतमाद दिलाएंगे? तो उनकी छोटी सी गलती को भी हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डी-सीट करवाया। एक्सपेक्टेशन है, पॉलिटिक्स का रुख बदल दिया, एक्सपेक्टेशन है जिससे मुझे और जमहूरियत को एक नया रंग दिया।